अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया के साथ आपके खिदमत में हाजिर है। और आज का हमारा टॉपिक है पस सेल का आना। यानी इसमें आज हम पढ़ेंगे कि पस सेल क्या हैं, इनकी तारीफ़ क्या है, ये कैसे पैदा होते हैं और कैसे नुकसानदेह हैं और इनका असूल इलाज क्या है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जिसका उन्वान है पस सेल। दोस्तों, सबसे पहले तो हम पस सेल की तारीफ़ कर लेते हैं, फिर ये देखेंगे कि ये पैदा कैसे होते हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और फिर इसका असूल इलाज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, मादा मनविया की लैब रिपोर्ट में पस सेल का आना बांझपन की बड़ी वजह समझा जाता है और मुआलजीन की ये कोशिश होती है कि किसी तरह ये पस सेल नॉर्मल हो जाएं, ख़त्म हो जाएं तो हमल जो है वो कायम हो सकता है। और इस पस सेल को ख़त्म करने के लिए वो बहुत जतन करते हैं। कभी कामयाबी मिल जाती है और कभी नहीं मिलती, साल साल तक इलाज भी चलता है। तो ये तो हो गई पस सेल की तारीफ़। अब हम कानून मुफरद आज़ा की रूह से इसका जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, इंसानी जिस्म अपना सबसे बड़ा मुआलिज है और ये एक खुदकार निज़ाम के तहत जिस्म को यानी खुद को अमराज से बचाता रहता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि स्पर्म्स जो हैं वो अफज़ाइश नस्ल के लिए, क़याम हमल के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ हैं। इंसानी जिस्म में जब कोई उज़्व सोज़शनाक हो जाता है, कोई खिल्त मुताफ़न हो जाती है, उसके बाद उसमें तुर्शी और तेज़ाब पैदा हो जाता है और ये तुर्शी, तेज़ाब और सोजिश जो है ये स्पर्म के लिए ज़हर कातिल साबित होती है और स्पर्म्स जो हैं वो मुर्दा होना लगते हैं। तो ये मुर्दा स्पर्म्स जो हैं वो इंसानी जिस्म में रुक कर खून को मुताफ़न न कर दें और इंसानी जिस्म के लिए तबाही का बायस न बन जाएं, तो तबीयत मुदब्बराए बदन इन मुर्दा स्पर्म्स को पस सेल की शक्ल में इंसानी जिस्म से खारिज करती रहती है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये पस सेल्स मुर्दा कैसे होते हैं। हमारा जिस्म 3 हयाती और एक बुनियादी उज़्व रईस से मुरक्कब मशीन है। बुनियादी उज़्व हड्डियाँ हैं और हयाती अज़ा में दिल, दिमाग और जिगर हैं। तो इंसानी जिस्म में जो भी खिल्त गैर तबाही हो जाएगी तो उसमें ताफुन और जहर पैदा हो जाएगा और इस ताफुन और जहर की वजह से स्पर्म्स जो हैं वो मुर्दा होने लगेंगे। इसको एक आम सादा मिसाल से समझाना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स पानी में गिर जाए तो सांस न मिलने की वजह से यानी पानी की वजह से वो शख्स मर जाता है। बिल्कुल यही सूरत हमारे जिस्म में भी होती है कि अगर हमारे जिस्म में पानी की मिकदार बढ़ जाए, बलगम या रतूबात ज़्यादा हो जाएं, तो ये जो स्पर्म्स हैं ये इस पानी में डूब के मर जाते हैं। ऐसी सूरत में जो पस सेल होते हैं ये सफ़ेद शक्ल में होते हैं और बहुत कम मिकदार में खारिज होते हैं। इसका सबब आसाबी सोजिश हुआ करती है, दिमागी सोजिश हुआ करती है और खिलते बलगम का ताफुन होता है और जो जहर पैदा होता है वो आतिशकी जहर होता है। इसी तरह अगर हम उज़लाती तहरीक को देखें तो जब कल्ब उज़लात सोजिशनाक हो जाएं या खिलते सौदा इंसानी जिस्म में रुककर मुताफ़न हो जाए तो इससे जो जहर पैदा होता है वो बवासीरी जहर होता है और ये बवासीरी जहर जो है ये स्पर्म के लिए जहर कातिल साबित होता है और स्पर्म्स मर जाते हैं। तो तबीयत मुदब्बराए बदन इन मुर्दा स्पर्म्स को पस की शक्ल में
जिस्म से खारिज कर देती है। अब उज़लाती तहरीक चूँकि खुश्की की तहरीक है, तेज़ाबियत की तहरीक है, एसिड की तहरीक है, इसलिए इस तहरीक में पस जो है वो खुश्क हो जाती है और ऐसी सूरत में लैब रिपोर्ट में RBC लिखा जाता है, यानी खून का सुर्ख ज़रात या बाज़ औक़ात खून भी जो है वो इसकी जगह अखराज पाता है। ये दूसरी सूरत हो गई। अब तीसरी सूरत जो है वो हम देखते हैं गुदी तहरीक की है, यानी सफ़रा या जिगर व गुदद जब सोज़शनाक हो जाएं, खिलते सफ़रा जो है ये सोज़शनाक हो जाए तो इसमें जो जहर पैदा होता है वो सोज़ाकी जहर होता है। सोज़ाकी जहर जो है ये स्पर्म के लिए जहर कातिल साबित होता है और स्पर्म्स को मुर्दा कर देता है। तो तबीयत मुदब्बरा बदन इन मुर्दा स्पर्म्स को पस की शक्ल में इंसानी जिस्म से खारिज करती रहती है। ये पस सेल्स ज़र्द रंग के होते हैं और ऐसी सूरत में मनी के अखराज के वक्त या पेशाब के अखराज के वक्त पेशाब ज़र्द रंग का आता है, मिकदार में भी कम होता है और उसमें जलन भी पाई जाती है। तो सोज़ाकी जहर की वजह से जो पस सेल होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, 2, 4 और 4 से लेकर 20 तक, और फिर मैनी भी यानी बहुत ज़्यादा अनकाउंट भी इसमें लिखा जाता है। तो ऐसे पस सेल जो हैं वो गुदी तहरीक में, सफरावी तहरीक में भी में ही नज़र आते हैं। तो दोस्तों अब हमें ये मालूम हो गया कि पस सेल क्या हैं, कैसे पैदा होते हैं और जिसमें इनका क्या तरीक़ाकार है। तो जब हमें ये सब चीज़ें मालूम हो गई तो अब हम पस सेल का इलाज जो है वो बआसानी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें सबसे अहम बात जो समझने की है वो ये है कि पस सेल का नाम सुनते ही या उस को लैब रिपोर्ट में पढ़ते ही फ़ौरन पस सेल को ख़त्म करने के लिए अद्वियात देना या उसको रोकने की कोशिश करना जिस्म के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होता है और ये जिस्म की एक मुफीद कोशिश को ख़त्म करने का नाम है। तो ऐसी सूरत में बग़ैर तशख़ीस के सिर्फ पस सेल को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि पहले तशख़ीस करनी चाहिए कि किस उज़्व और किस खिल्त के बिगाड़ की वजह से ये स्पर्म जो है वो मुर्दा हो रहे हैं। तो पहले उस खिल्त के बिगाड़ को और उस उज़्व की सोजिश को जो है वो दूर किया जाना चाहिए। तो उज़्व की सोजिश या खिल्त का बिगाड़ दूर होते ही पस सेल जो हैं वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों ये एक पेचीदा मसला है और इसका जो इलाज है वो मुआलिज के पास ही है। अलबत्ता हम मकामी तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता देते हैं जिनसे आप कुछ इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि आप इलाज जो है वो मुआलिज की ज़ेरे निगरानी ही करें, क्योंकि ये एक पेचीदा मसला है। अगर पस सेल आसाबी सोजिश की वजह से आ रहे हों तो उसकी निशानी ये होगी कि मादा मनविया का पेशाब के साथ अखराज होगा, पेशाब ज़्यादा मिकदार में आएगा, रंगत में सफ़ेद होगा, ब्लड प्रेशर लो होगा, दिल घबराएगा और जिनसी कमज़ोरी होगी और उज़्व तनासुल जो है वो इंतशार में नहीं आएगा या इंतशार कम होगा। तो ऐसी सूरत में जो चीज़ें आपने करनी हैं वो 4 चीज़ें हैं: हलीला, बलीला, आंवला और गंधक आंवला सार बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 2 से 4 रत्ती तक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह कुछ ही अरसे तक पस सेल जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। अगर तहरीक उज़लाती है तो ऐसी सूरत में कब्ज़ होती है। लैब रिपोर्ट में पस सेल की जगह RBC लिखे जाते हैं। गैस होती है, कब्ज़ होती है, पेशाब कम मिकदार में आता है, रंगत में सफ़ेद होता है। तो ऐसी सूरत में आप दर्ज झैल चीज़ें इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। तेज़पात, पुदीना, सना मक्खी बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें
और चने के बराबर गोलियां बनाकर एक गोली सुबह दोपहर शाम अर्क अजवाइन के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह कुछ ही अरसे के बाद ऐसे पसल जो हैं जो कि आरबीसी की शक्ल में आ रहे होते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। इसी तरह अब हम पसल की तीसरी सूरत की तरफ बढ़ते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और इसी तहरीक में ही इसी मिजाज में ही पसल सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं, वो है सोज़ाकी जहर और गुदी तहरीक में। तो इसकी निशानी ये है कि पेशाब कम मिकदार में जलन के साथ जर्द रंग में बार बार आता है लेकिन खुल के नहीं आता। तो इसका असूल इलाज ये है कि इसमें हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, ये 3 चीज़ें आपने बराबर वज़न लेनी है और इनको इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है। 1 चम्मच चाय वाला यानी उसको आधा करके सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा धमासा ले लें, उसको इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 2 रत्ती सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद और छोटी इलायची का कहवा जो है वो ऐसी सूरत में बेहद मुफीद होता है, वो इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और पासल जो है इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन मेरी आपसे एक मर्तबा फिर गुजारिश होगी कि इलाज ऐसी सूरत का अपने मुआलिज से ही करवाएं।